नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 7। 6 मॉक टेस्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। एक मॉक टेस्ट आपको ये जो हमारा नया वाला चैनल है AWTPO साइंस, इस पर देखने को मिल जाएगा। और जो 5 मॉक टेस्ट हैं ये आपको रैंकर्स IQ यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से उनको देख लेना है। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। अब की बार साइंस के अंदर तबाही मचाने वाले हैं। 25 आउट ऑफ 25 का हमारा यहाँ पर टारगेट रहेगा। ठीक है, काफ़ी बच्चों के मैसेज आते रहते हैं कि सर सिलेबस तो हमने कर लिया है, लेकिन क्वेश्चन जब सोल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका यही कारण है कि आपने सिलेबस किसी ऐसी जगह से पढ़ा है जो आपका रेलिवेंट नहीं है, या आपने सिलेबस को हवा में कंप्लीट कर लिया है। तो ऐसे साइंस के क्वेश्चन आपके सोल्व होंगे नहीं। ठीक है, प्योर आपको यहाँ पर NCERT पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, तभी आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। आपने रट्टा मारा होगा तो रट्टे मारने से क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं। 5-7 क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन जब तक बेसिक चीज़ों को नहीं समझोगे तब तक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर सोल्व नहीं होने वाले हैं। ठीक है भाई। और आप अगर बैच परचेज करना चाहते हैं तो रैंकर्स IQ एप्लीकेशन पर बैच परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा रैंकर्स IQ एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स डज नॉट रिप्रेजेंट स्ट्रीमलाइन फ्लो। निम्न में से कौन सा आरेख धारा रेखीय प्रवाह को नहीं दर्शाता ही आपको यहां पर बताना है। बहुत ही आसान सवाल है। एक पाइप से पानी आपका निकल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। ठीक है, ये पानी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं ये बिल्कुल भी अपनी डायरेक्शन यहां पर चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर क्या होता है, पार्टिकल का जो पाथ होता है और जो वेलोसिटी रहती है वो आपकी बिल्कुल कांस्टेंट रहती है, इधर उधर आपकी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो यहां पर आपको कांस्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट पाथ कौन से फिगर के अंदर देखने को मिल रहा है, तो ये आपको देखने को मिल रहा है फर्स्ट के अंदर, सेकंड के अंदर, थर्ड के अंदर। पाथ आपका बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी आपकी बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है। तो तीनों आपकी क्या है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है। चौथा आपका यहां पर स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं है। ठीक है, चौथा आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर देखिए पार्टिकल्स का जो पाथ है वो भी अलग हो गया है। पाथ जब अलग होगा तो यहाँ पर अलग वेलोसिटी हो जाएगी, जो कि स्ट्रीमलाइन फ्लो का यहाँ पर एग्जाम्पल आपका नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट का आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर रहता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो में हर पार्टिकल अपनी लाइन पर चलता है, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट SI बेस यूनिट इज इनकरेक्ट। SI आधार इकाइयों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको यहां पर बताना है। फर्स्ट यहां पर दे रखा है द मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट वैक्यूम ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल ऑफ 1 अपॉन इतना ऑफ ए सेकेंड। मीटर 1/299,792,458 सेकंड के समय अंतराल के दौरान निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई पथ की क्या होती है, लंबाई होती है। बिल्कुल आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। लाइट वैक्यूम में 1/299,792,458 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर करती है वही आपका क्या होता है, 1 मीटर। गॉट इट। नेक्स्ट है द सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ इतने पीरियड्स ऑफ रेडिएशन कोरस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन बिटवीन द टू हाइपरफाइन लेवल्स ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ सीजियम 133 एटम। सेकंड, सीजियम 133 परमाणु की मूल अवस्था के दो अति सूक्ष्म स्तरों के बीच संक्रमण के अनुरूप विकिरण के 9, 192, 631, 770 आवर्ती की अवधि है। NCERT के अंदर लाइन टू लाइन दे रखी है।
नहीं कर रखी है तो आप इन क्वेश्चनों को देख के डरने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। ठीक है, तो अभी से मैं आपको चेता रहा हूँ, अभी भी आप ढंग से अपना एनसीईआरटी कर लेंगे। नहीं हो पा रही है, हम करवा रहे हैं, रैंकर साहिब के एप्लीकेशन से आप कर सकते हैं, मौका अभी भी बहुत टाइम है। ठीक है, तो सीजियम 133 एटम के ग्राउंड स्टेट के अंदर 2 हाइपरफाइन्स लेवल देखने को मिलते हैं। ठीक है, जब इन 2 हाइपरफाइन लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन पीरियड आपका इतना होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड। ये भी आपकी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट रहेगी। नेक्स्ट दे रखा है द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ ए सिस्टम that contains as many elementary entities as there are atoms in 0.012 किलोग्राम of oxygen 16। मोल किसी निकाय के पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उतनी ही मूल इकाइयां होती हैं जितने 0.012 किलोग्राम ऑक्सीजन 16 में होते हैं। ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। सारी चीजें मैंने आपको यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर करवा रखी है। ठीक है, तो बैच जिन्होंने ले रखा तो उनको यहां पर दिक्कत नहीं आने वाली है। 0.012 किलोग्राम स्टेटमेंट में बोल रहा है 0.012 किलोग्राम ऑक्सीजन 16 में जितने एटम्स होते हैं उतनी ही एंटिटीज 1 मोल में होती हैं। तो यहां पर ऑक्सीजन 16 नहीं आएगा, यहां पर आएगा कार्बन 12। 0.012 किलोग्राम कार्बन 12 में जितने एटम्स होते हैं उतनी ही 1 मोल के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपकी गलत स्टेटमेंट है, थर्ड आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पर बनेगी। नेक्स्ट यहां पर दे रखा है एम्पियर की डेफिनेशन। तो एम्पियर क्या दे रखा है, एम्पियर इज द कांस्टेंट करंट विच इफ मेंटेन्ड इन 2 पैरेलल स्टेट कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ placed 1 meter apart in vacuum would produce a force equal to 2 into 10 raised to power Newton per meter of length। यहां पर बोल रखा है एम्पियर क्या है, तो जब 2 पैरेलल स्टेट कंडक्टर को यहां पर रखा जाता है तो उस टाइम पर दोनों के बीच में, ठीक है, जो यहां पर फोर्स जनरेट होता है वो होता है आपका 2 गुना 10 की पावर -7। ठीक है, तो ये जब कंडीशन आपकी आएगी और जब ये दोनों पैरेलल कंडक्टर के बीच में 1 मीटर का आपका वैक्यूम होगा, तो ऐसी कंडीशन जब भी आपकी आएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, एम्पियर बोलने का काम करेंगे। 2 पैरेलल कंडक्टर हमने यहां पर लिए इनफाइनाइट लेंथ के, दोनों के बीच में 1 मीटर का यहां पर वैक्यूम रख दिया। अब यहां पर जैसे ही करंट प्रोड्यूस होगा इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में तो यहां पर एक फोर्स जनरेट होगा। जब वो फोर्स आपका 2 गुना 10 की पावर -7 होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, एम्पियर बोलने का काम यहां पर करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। एम्पियर वह स्थिर धारा है जिसे यदि अनंत लंबाई के 2 सीधे समानांतर चालकों में बनाया रखा जाए तो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखा जाए तो प्रति मीटर लंबाई पर 2 गुना 10 की पावर -7 न्यूटन के बराबर यहाँ पर बल उत्पन्न करेगी। उसे हम क्या बोलेंगे, एम्पियर बोलने का काम यहाँ पर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है इफ ए रिएक्शन टेक प्लेस इन सेवरल स्टेप देन इट्स स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी इज द सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ इंटरमीडिएट रिएक्शन इनटू विच ओवरऑल रिएक्शन में बी डिवाइडेड एट सेम टेम्परेचर। यदि कोई अभिक्रिया कई चरणों में होती है तो उसकी मानक अभिक्रिया एंथैल्पी उन मध्यवर्ती अभिक्रियाओं की मानक एंथैल्पियों का योग होती है जिनमें समग्र अभिक्रिया को समान ताप पर विभाजित किया जाता है। निम्न में से कौन सा नियम इस कथन की पुष्टि करता है, ये आपको यहां पर बताना है। यह कथन पुष्टि करता है हैस लॉ की, समझाएंगे, डोंट वरी, और हैस का नियम की पुष्टि ये करेगा। हैस का नियम क्या बोलता है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन कई स्टेप्स में होती है तो उस रिएक्शन का टोटल एंथैल्पी चेंज हर स्टेप के एंथैल्पी चेंजेस का आपका सम होता है, चाहे वो रिएक्शन एक साथ हो या अलग अलग स्टेप के अंदर हो। क्या बोलता है हैस लॉ,
अगर कोई केमिकल रिएक्शन कई स्टेप में होती है तो उस रिएक्शन का टोटल एंथैल्पी चेंज हर स्टेप के एंथैल्पी चेंजेस का सम होता है, चाहे वो रिएक्शन एक स्टेप में हो चाहे वो आपकी मल्टी स्टेप्स के अंदर हो। चलिए अब हम आपको समझाते हैं। हम यहां पर मान लो कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, कार्बन से बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब या तो आप कार्बन से सीधा एक ही स्टेप के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बना दो या आप दो स्टेप्स के अंदर कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाओ। तो चलिए सबसे पहले हम एक स्टेप के अंदर कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ यहां पर रिएक्ट करके CO2 की फॉर्मेशन यहां पर करता है। हम यहां पर जो लेते हैं एंथैल्पी चेंज वो ले लेते हैं -393.5 किलो जूल। ठीक है, ये रिएक्शन मैंने क्या की, एक स्टेप के अंदर यहां पर कंप्लीट की। यहां पर जो आपका एंथैल्पी चेंज आया वो ये आया -393.5। अब मैं इस रिएक्शन को दो स्टेप में कंप्लीट करता हूं। ठीक है, पहले कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाऊंगा, तो कार्बन प्लस हाफ O2 से मैंने बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हो गया इसका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड से फिर हाफ टू मैं यहां पर O2 में लूंगा और कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर बना दूंगा। इस स्टेप के अंदर जो आपका एंथैल्पी चेंज हुआ इसको मान लेते हैं H1 मान लो, ये हुआ आपका 110.5। और सेकंड स्टेप के अंदर जो आपका यहां पर एंथैल्पी चेंज हुआ इसको मान लेते हैं हम S2, ये है आपका 283.0 किलो जूल। अब आप यहां पर क्या देखेंगे कि जब हमने एक स्टेप में रिएक्शन को यहां पर कंप्लीट किया तो आपका कितना आया था 393.5। जब हमने दो स्टेप में कंप्लीट किया तो इन दोनों को जोड़ लो 110.5 283.0। अब भी कितना आया 393.5। समझे? अब हमें यहां से क्या समझ में आता है, केमिकल रिएक्शन अगर कई स्टेप्स में होती है तो उस रिएक्शन का टोटल एंथैल्पी चेंज हर स्टेप के एंथैल्पी चेंजेस का सम होती है, चाहे वो एक स्टेप के अंदर हो चाहे वो अलग अलग स्टेप के अंदर हो। यहां पर एक स्टेप के अंदर भी एंथैल्पी चेंज कितना आया 393.5। अगर हमने यहां पर मल्टी स्टेप्स लिए तो इस केस के अंदर भी आपका एंथैल्पी चेंज क्या है यहां पर 393.5। और हर स्टेप का एंथैल्पी चेंज का आपका यहां पर क्या होता है, सम होता है स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी। गॉट इट? कौन सा नियम कहता है? हेस का नियम। क्लियर हो गया होगा यहां तक? कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट यहां पर आता है बॉयल्स लॉ। तो आप सभी को पता है, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन बताता है। ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन बताता है। चार्ल्स लॉ आपका वॉल्यूम टेम्परेचर का रिलेशन बताता है। गे-लुसाक लॉ प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का यहां पर ट्रांसलेशन रह गई। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का यहां पर आयाम बताना है कितना है। तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होती है फोर्स अपॉन एम। फोर्स कितना होता है आपका mLT-2। ठीक है, अपॉन कितना आएगा m, तो m से m यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, LT-2 आपका बच जाता है। तो LT-2 कहाँ पर है, LT-2 ऑप्शन बी के अंदर है आपका, बी आपका यहाँ पर राइट रहेगा। हिंदी बोलते हैं इसको गुरुत्वीय तीव्रता। ठीक है, इसका आयाम पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज इनकरेक्ट। संचार के साधनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको यहां पर बताना है।
संचार के साधन आपके दो प्रकार के होते हैं, पहला पॉइंट टू पॉइंट, दूसरा आपका ब्रॉडकास्ट। पॉइंट टू पॉइंट के अंदर क्या होता है, सिंगल ट्रांसमीटर होता है और आपका सिंगल रिसीवर होता है, जैसे टेलीफोन। इस साइड से भी एक ही आदमी बात करेगा और इस साइड से भी एक ही आदमी बात आपका कर सकता है। इस प्रकार की कम्युनिकेशन क्या बोलते हैं, पीओपी, पॉइंट, पीओपी नहीं, पीओपी हमारी वाली पीओपी याद आ रही है, पॉइंट टू पॉइंट, पीटीपी, पॉइंट टू पॉइंट। बिंदु से संचार में एकल ट्रांसमीटर होता है और एकल रिसीवर देखने को मिलता है, जैसे टेलीफोन्स के अंदर। टेलीफोन आपका एग्जाम्पल है किसका, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन का, जो कि हमने आपको बता दिया है। ब्रॉडकास्ट मोड के अंदर एक ट्रांसमीटर होता है और आपको मल्टीपल रिसीवर्स देखने को मिलते हैं, जैसे रेडियो टेलीविजन इसका एग्जाम्पल है। इसके अंदर एक ट्रांसमीटर होगा और मल्टीपल रिसीवर होते हैं ब्रॉडकास्ट मोड के अंदर। और ब्रॉडकास्ट मोड का एग्जाम्पल है आपका रेडियो और टेलीविजन। ठीक है, तो इसका गलत जवाब कौन सा होगा, यहाँ पर ऑप्शन थर्ड के अंदर दे रखा है मल्टीपल ट्रांसमीटर और सिंगल रिसीवर, जबकि हम क्या होता है इसके अंदर एक ट्रांसमीटर होता है, मल्टीपल रिसीवर होते हैं। ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पर राइट रहेगा। प्रसारण मोड में, ठीक है, एक ट्रांसमीटर होगा और कई रिसीवर आपको देखने को मिलते हैं। प्रसारण मोड के उदाहरण है आपके रेडियो और टेलीविजन संचारण। क्लियर, दो प्रकार के आपके कम्युनिकेशन होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट, सेकंड होता है ब्रॉडकास्ट। पॉइंट टू पॉइंट के अंदर क्या होता है, सिंगल रिसीवर और सिंगल ट्रांसमीटर आपको देखने को मिलेगा, जैसे टेलीफोन्स, मोबाइल पर जो हम बात करते हैं, इस साइड से भी आप ही बात करते हैं, दूसरी साइड से भी एक ही आदमी बात आपका करता है। ठीक है, सेकंड होता है आपका ब्रॉडकास्ट, जिसके अंदर एक ट्रांसमीटर होता है, मल्टीपल रिसीवर्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे रेडियो टेलीविजन। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज। जब हमने आपको कैटलिस्ट पढ़ाया था तब बताया था, अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संगठनों की संख्या को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। एक यूनिट वॉल्यूम में पर सेकंड कितने कोलिजन हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसे हम बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पर राइट रहेगा। किससे डिनोट करते हैं, जेड से इसको डिनोट करते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी को। एक यूनिट वॉल्यूम में पर सेकंड कितने कोलिजन हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसे हम क्या बोलते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलने का काम यहां पर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ए बस मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीजेज इट्स स्पीड टू 70 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट्स। फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन। एक सीधी सड़क पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई एक बस 2 मिनट में अपनी गति कितनी बढ़ा लेती है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेती है। इसका औसत त्वरण आपको बताना है कितना होगा। तो इनिशियल स्पीड आपकी कितनी है, इनिशियल स्पीड आपकी दे रखी है 10, ऑप्शन के अंदर मिनट के अंदर है, तो मिनट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोमीटर हावर के अंदर है। ठीक है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, तो ये आपकी 70 किलोमीटर प्रति घंटा। माइक टोन क्या ना ऑन है। टाइम कितना आपका 2 मिनट। अब हम यहां पर क्या करेंगे, किलोमीटर पर हावर दे रखा है तो किलोमीटर पर मिनट के अंदर इसको कन्वर्ट करेंगे। तो 1 घंटे के अंदर कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट होती हैं। ठीक है, तो इसको 60 से भाग करेंगे, कितना आएगा 1/6। ऐसे ही इसको 60 से भाग करेंगे, 70/60, तो 7/6। ठीक है, अब हमें पता है एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका फाइनल वेलोसिटी यानी कि v माइनस इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u अपॉन में टाइम चेंज अपॉन टाइम। तो फाइनल कितना है, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी आपकी 7/6 है, इनिशियल कितना है 1/6 है, टाइम यहाँ पर कितना है तो 2 है। ठीक है, कैलकुलेट यहाँ पर कर लो तो कितना आएगा, 7 - 1 6, तो 6/6 अपॉन 2, 1/1।
ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 1/2, 0.5 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर राइट रहेगा। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए ट्रांसमीटर एंटीना एट द टॉप ऑफ हाइट 80 मीटर एंड हाइट ऑफ ए रिसीविंग एंटीना इज 180 मीटर। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम फॉर ए सेटिस्फैक्ट्री कम्युनिकेशन इन LOS मोड, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। जब एक सीधी रेखा के अंदर कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, तो उसे लाइन ऑफ कम्युनिकेशन इन लाइन ऑफ साइट मॉडल, ठीक है, तो उसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। LOS कम्युनिकेशन बोलने का काम यहां पर करते हैं। तो यहां पर हाइट दे रखे ट्रांसमीटर एंटीना की कितनी, 80 मीटर। रिसीविंग एंटीना की हाइट दे रखी है 180 मीटर। हमने आपको पढ़ाया था मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस कितना है, होता है फॉर्मूला 2RST, ठीक है। R क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, प्लस में √2R हाइट ऑफ रिसीवर, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू पुटअप कर लीजिए। रेडियस यहां पर दे नहीं रखी है, तो रेडियस आपको यहां पर ले लेनी है अपनी कितनी, 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। ये आपको याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर नहीं दे रखी है। अब हमने जब आपको पढ़ाया था तो एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। क्या बताई थी? हमने आपको बताया था dm बराबर होता है dt प्लस dr के। ये dt ही क्या है, √2RST, और ये dr ही क्या है, 2RHR, ठीक है। dt क्या होता है, ट्रांसमिटिंग एंटीना का डिस्टेंस, और रिसीविंग एंटीना का डिस्टेंस आपका dr यहाँ पर होता है, ठीक है। हमने बताया था जब आप dt कैलकुलेट करेंगे तो एक फॉर्मूला लगाएंगे 3.57 अंडर रूट उसकी जो हाइट दे रखी है मीटर के अंदर, ठीक है। इसी प्रकार से dr के अंदर करेंगे हम 3.57 अंडर रूट जो उसकी हाइट दे रखी है मीटर के अंदर, ठीक है। अब dm को मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, कितना हुआ आपका ये 3.57, ठीक है, √HM। थोड़ा सा लेंथी कर रहा हूं समझाने के लिए, नहीं तो शॉर्ट भी कर सकता था, प्लस 3.57 अंडर रूट H, और इसकी जो हाइट दे रखी है मीटर के अंदर। अब मैं 3.57 को क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ से 3.57 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर जो हाइट है आपकी किसकी, एंटीना की, ये कितनी है आपकी 80 मीटर, प्लस में ये कितनी है इसकी रिसीविंग एंटीना की आपकी 180 मीटर, तो आपका निकल के आ जाएगा। अब इन दोनों को आपको सोल्व कर लेना है दोस्तों। 3.57 80 का यहाँ पर कितना आ जाएगा, लगभग आपका 8.94, अंडर रूट 80 का कितना आ जाएगा आपका 13.42। मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखा है, डोंट वरी, ठीक है। अब आप इसको सोल्व कर लेना है, 3.57 गुना में 22.36, तो अप्रोक्सीमेट 79.8 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और 79.8 के आसपास कौन सा है, 80 किलोमीटर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तो आपका जो हमने आपको शॉर्ट में बताया था वो है, या आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर रेडियस ही भूल जाते हैं, अर्थ की रेडियस क्या है तो ध्यान नहीं आता है, तो ये कम से कम आपको ध्यान रखना है 3.57 अंडर रूट जो हाइट दे रखी है, जैसे यहाँ पर एंटीना की हाइट कितनी दे रखी है 80, ऐसे ही रिसीविंग एंटीना की हाइट 3.57, फॉर्मूला ही याद रखना आपको अंडर रूट HM, जो आपकी रिसीविंग एंटीना की हाइट दे रहा है वो वाली आपको यहाँ पर रख लेनी है, ठीक है। बाकी आप और इससे शॉर्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो आपका मैथ मुझसे अच्छा है और आप कर सकते हैं। चलिए
कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित दो कथनों पर विचार आपको यहां पर करना है। फर्स्ट यहां पर दे रखा है किरचॉफ जंक्शन लॉ फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ जंक्शन लॉ क्या बोलता है? किरचॉफ जंक्शन लॉ बोलता है जंक्शन में जितना करंट आता है उतना ही करंट आपका यहां पर निकलता है। ये किसको दर्शाता है? चार्ज कंजर्वेशन को दर्शाता है। किरचॉफ जंक्शन लॉ क्या बोलता है? जितना करंट आता है उतना ही आपका बाहर निकलता है, और ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को यहां पर बताता है। किरचॉफ लूप लॉ यहां पर क्या बोलता है? किरचॉफ लूप लॉ ये बोलता है किसी क्लोज्ड लूप में टोटल वोल्टेज सम ये क्या रहेगा आपका? 0 रहेगा। ये एनर्जी कंजर्वेशन क्या करता है? फॉलो करता है, क्योंकि एक चार्ज लूप कंप्लीट करते हुए जितनी एनर्जी गेन करता है उतनी ही वो क्या करता है? लॉस करता है। तो किसी क्लोज्ड लूप में टोटल वोल्टेज का जो सम रहेगा वो आपका यहां पर 0 रहेगा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लूप लॉ, और ये फॉलो करता है एनर्जी कंजर्वेशन को। तो फर्स्ट वाला आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। क्यों? जितना करंट आता है उतना ही आपका बाहर निकलता है। लूप लॉ आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, क्योंकि कोई क्लोज लूप का जो टोटल वोल्टेज सम रहेगा वो आपका 0 रहता है। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी यहां पर क्या है? करेक्ट रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट काइनेटिक एनर्जी डूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रक्षेप्य गति के दौरान गतिज ऊर्जा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको यहां पर बताना है। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो आपका एक पैराबोलिक पाथ के अंदर क्या करता है? मूव करता है। मान लीजिए मैंने यहां से एक गेंद फेंकी, तो ऐसे वो एक पैराबोलिक पाथ के अंदर क्या करती है? मूव करके ग्राउंड पर वापिस आती है। मैंने यहां से क्या फेंकी? गेंद फेंकी थी। तो जब मैं गेंद फेंकूंगा तो यहां पर आपको कुछ काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलेगी। तो काइनेटिक एनर्जी आगे आगे क्या करती है? ट्रांसफर होती जाती है। एक सर्टेन हाइट पर यहां पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या आ जाती है? हाइट आ जाती है। और इसी पॉइंट पर यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? आपकी मिनिमम हो जाती है, 0 नहीं होती है, मिनिमम आपकी यहां पर हो जाती है। अब जब दोबारा से गेंद आपकी नीचे की तरफ आएगी, हाईएस्ट पॉइंट टू ग्राउंड की तरफ, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई थी वापिस में ये फिर से आपकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और इनिशियल पॉइंट पर जो आपकी काइनेटिक एनर्जी थी वो बराबर रहती है यहां पर फाइनल पॉइंट पर जो आपकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी उसके। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है कहां पर? काइनेटिक एनर्जी आपको मिनिमम देखने को मिलती है कहां पर? हाईएस्ट पॉइंट पर। ऑप्शन सेकंड आपको यहां पर राइट रहेगा। यह उच्चतम बिंदु पर आपकी न्यूनतम होती है, 0 नहीं होती है दोस्तों, मिनिमम होती है, 0 नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ ठीक है, नंबरिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एस्पार्टेम इज इनकरेक्ट। एस्पार्टेम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको यहां पर बताना है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के अंदर पढ़ा रखा है। ऐप से परचेज कर लो बैच, अब भी टाइम है अगर मार्क्स अच्छे लेने हैं तो। फर्स्ट दे रखा है एस्पार्टेम इज मोस्ट सक्सेसफुल एंड वाइडली यूज्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनर है आपका जो कि वाइडली यूज होता है एस्पाराटेम। एस्पाराटेम सबसे सफल, व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला आपका कृत्रिम स्वीटनर है। इट इज रफली 100 टाइम्स एज स्वीट एज केन शुगर। ये आपका सही स्टेटमेंट है। ठीक है, 100 टाइम्स ये आपका केन शुगर से क्या होता है? स्वीट होता है। यह गन्ने की चीनी से लगभग 100 गुना आपका मीठा होता है। सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है इट इज ए मिथाइल एस्टर डाइपेप्टाइड formed from aspartic acid and glutamic acid. Aspartame actually dipeptide of aspartic acid or phenylalanine.
एलानीन का यहाँ पर क्या होता है, एक मिथाइल एस्टर होता है, ना कि ग्लूटामिक एसिड का। थ्योरी जब हमने करवाई थी तो वहां पर आपको बताया था। यह एस्पार्टिक एसिड ग्लूटामिक एसिड नहीं आएगा यहाँ पर, फिनाइल एलानिन से बने डाइपेप्टाइड का क्या रहेगा, मिथाइल एस्टर रहता है। फिनाइल एलानिन, नॉट ग्लूटामिक एसिड। नेक्स्ट दे रखा है, यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी, ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट रहेगा। इट इज यूज्ड इन लिमिटेड टू कोल्ड फूड्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक बिकॉज इट इज अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। इसका उपयोग ठंडे खाद्य पदार्थों और शीतल पेय तक सीमित है क्योंकि यह खाना पकाने के तापमान पर आपका अस्थिर होता है। हीट में एस्पार्टेम क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, इसलिए बेकरीज या हाई टेम्परेचर कुकिंग में आपका यूज़ नहीं होता है। कोल्ड फूड्स में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में इसका आपका यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। निम्न में से कौन से महत्वपूर्ण ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हैं, ये आपको बताना है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन सी होती हैं? ये एंटीबायोटिक्स ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों टाइप के बैक्टीरिया पर काम करती हैं। जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं, बीमार जब हो जाते हैं, जब डॉक्टर को एग्जैक्ट बैक्टीरिया के टाइप का पता नहीं रहता है, तब इन्हीं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का ही उसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, अपने पेशेंट को यहाँ पर दी जाती हैं। ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आपकी होती हैं वैंकोमाइसिन और ओफ्लैक्सिसिन, दोनों आपकी क्या हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हैं। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। सेकेंड टाइप आती है आपकी नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ये केवल एक ही टाइप या लिमिटेड बैक्टीरिया पर क्या करती हैं, काम करती हैं। जब डॉक्टर को बैक्टीरिया के टाइप का पता होगा तो वो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ही देने का काम यहाँ पर करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। An ideal fluid flows through a pipe of circular cross section made of two sections with diameter 2.5 cm and 3.75 cm. The ratio of the velocity in two pipes. एक आदर्श तरल 2.5 सेंटीमीटर और 3.75 सेंटीमीटर व्यास वाले दो खंडों से बने वर्ताकार अनुप्रस्थ काट के एक पाइप से होकर बहता है। दोनों पाइपों में वेगों का अनुपात आपको यहाँ पर बताना है। इसके अंदर आपकी लगेगी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, कल ही पढ़ाई है। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन स्वतंत्र समीकरण क्या बोलती है? जब किसी पाइप से पानी बह रहा हो, ठीक है, जब हम उसको आगे से क्या कर देते हैं, प्रेस कर देते हैं, तो जितना फ्लूइड यहां से एंटर होगा उतना ही तो फ्लूइड यहां से बाहर निकलेगा। तो यहां पर जो आपका मास होगा उतना ही मास आपको यहां पर देखने को मिलेगा। मास कंजर्वेशन फॉलो करती है। अब जैसे ही हम पाइप को आगे से प्रेस करते हैं, वेलोसिटी पानी की क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि जितना पानी यहाँ से अंदर जाएगा उतना ही क्या करेगा, वो आपका बाहर निकलता है। इसीलिए कंटिन्यूटी इक्वेशन आपकी मास कंजर्वेशन को फॉलो यहाँ पर करती है। यहाँ पर जितना मास होगा, मान लो A1 V1 है और यहाँ पर है A2 V2, ये क्या रहेगा आपका, बराबर रहता है। ठीक, A1 V1 बराबर है A2 V2। यहां पर एरिया क्या है, तो A1 इज इक्वल टू पाई R1 का स्क्वायर। ठीक है, A2 कितना आएगा आपका, पाई R2 का स्क्वायर। अब यहां पर हमें क्या दे रखा है, डायामीटर दे रखा है। ठीक है, डायामीटर दे रखा, तो रेडियस डायामीटर क्या आदि होती है, तो यहां पर कितना आ जाएगा आपका, पाई D1 अपॉन 2 का स्क्वायर। यहाँ पर कितना आ जाएगा, पाई D2 अपॉन 2 का स्क्वायर। पुटअप कर लो, क्या पूछा गया है हमसे, वेलोसिटी का, तो V1 अपॉन V2। A2 यहाँ पर कितना हमारे पास आया, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे आएगा तो इसको लेते नहीं है हम, और 2 से 2 कैंसिल आपका हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लेंगे A2 का कितना है D2,
तो D2 का स्क्वायर अपॉन में D1 का स्क्वायर। इसका कितना दे रखा है 2.5। D2 कितना है आपका 3.75। D2 3.75 है ना, 3.75 अपॉन D1 कितना है 2.5। काटा पेटी मचा लो, ऊपर पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 10 लग जाएगा, नीचे आपका 100 आ जाएगा। काट लो इसको, 5 5 25, 5 7 35, 5 5 25, 5 से काटेंगे 15 पर कटेगा, फिर काटेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो कितना आएगा 3/2। स्क्वायर तो लगा ही हुआ है पूरे का स्क्वायर, ठीक है। कितना आएगा 9/4, यानी कि 9:4 आपको यहाँ पर वेलोसिटी का रेशियो देखने को मिलता है। हाथों में यार पसीने आ जाते हैं, पेन ही नहीं पकड़ा जा रहा है। 9:4 इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा। समझ गए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट रिप्रेजेंट द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परमाणु के मूल अवस्था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को नहीं दर्शाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो दो स्टेट आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। फर्स्ट होती है ग्राउंड स्टेट, सेकंड होती है एक्साइटेड स्टेट। जब एटम के इलेक्ट्रॉन्स लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल्स में अरेंज होते हैं तो ये कहा जाता है कि वो ग्राउंड स्टेट के अंदर है। ये एटम की क्या होती है स्टेबल स्टेट रहती है। जब कोई इलेक्ट्रॉन हाइयर एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर चला जाता है तो ये कहा जाता है कि वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर है। ये क्या होती है अनस्टेबल होती है और इलेक्ट्रॉन फिर से वापस ग्राउंड स्टेट के अंदर चला जाता है। अब आपको यहां पर स्टेबल स्टेट बतानी है, यानी ग्राउंड स्टेट बतानी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, जो यहां पर रिप्रेजेंट नहीं की जा रही है। फर्स्ट दे रखा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 और 4s2। तो 2 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 2 18, 18 6 24, 24 और 4 28, 24 और 4 कितना हो गया 28। तो 28 किसका होता है एटॉमिक नंबर निकिल का होता है। और यहाँ पर 3D के अंदर कितने हैं 8 हैं और 4s के अंदर कितने हैं 2 हैं। तो ये निकिल का एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड है 2 2 4 10 2 12, 12 और 6 18, 18 और 9 27 और 2 29, 29 किसका होता है कॉपर का होता है। लेकिन कॉपर के अंदर 3D के अंदर 10 होते हैं और फुली फिल्ड रहती है इसके अंदर डी ऑर्बिटल, ठीक है। और एस ऑर्बिटल भी आपकी, एस ऑर्बिटल के अंदर आपको एक इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। डी ऑर्बिटल यहाँ पर फुली फिल्ड रहता है कॉपर के अंदर, तो ये कॉपर की ग्राउंड स्टेट नहीं है। सेकंड ही आपका राइट बन जाएगा। नेक्स्ट आपका कॉपर का है, काउंट कर लो 2 2 4 4 6 10, 10 और 2 12, 6 18, 18 10 28 29, 29। तो यहाँ पर डी के अंदर कितने देखने को मिले फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, स्टेबल है। 4s के अंदर आपको यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। तो ये कॉपर का रहेगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि आपका स्टेबल है। नेक्स्ट यहाँ पर 2 2 4 6 और 4 10 और 2 12, 2 4 6 और 4 10 और 2 12 और 6 12 और 6 18 और 5 23 और 1 24, 6 4 10, 2 12 और 6 18 और 5 18 5 23 और 1 24। तो 24 किसका आपका होता है 24 आपका होता है क्रोमियम का। हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल से स्टेबल है यहाँ पर, ठीक है। तो एक ग्राउंड स्टेट
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका, क्रोमियम का। तो यहाँ पर कौन सी स्टेट ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, ऑप्शन बी आपकी यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन इज इनकरेक्ट। पीएन जंक्शन के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको यहाँ पर बताना है। आपके सामने आ गया है पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर आपका बनता है, पॉइंट नंबर 1। सेकंड पॉइंट है, पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर आपको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर देखने को मिलते हैं, होल्स, जो कि पॉजिटिव चार्ज रहते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर आपको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं, माइनॉरिटी रहते हैं होल्स, और पी टाइप के अंदर मेजॉरिटी होल्स और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स। चलिए अब स्टेटमेंट से सारी चीजें हम समझेंगे कि करके क्या क्या दे रखा है यहाँ पर। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन होल डिफ्यूज फ्रॉम पी टू एन साइड एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम एन टू पी साइड। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जब पी एन जंक्शन की फॉर्मेशन होती है तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जाते हैं एन टू पी टाइप, और जो होल्स हैं वो जाते हैं आपके पी टू एन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पी एन जंक्शन के निर्माण के दौरान छिद्र पी साइड से एन साइड की ओर विस्तृत होते हैं, इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड की ओर आपके विस्तृत होते हैं। नेक्स्ट है, द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कंस्टिट्यूट द डिफ्यूजन करंट। अब जो यहाँ पर मूवमेंट होता है चार्ज कैरियर्स का, जैसे इलेक्ट्रॉन्स आपके एन टू पी की तरफ जाते हैं और जो होल्स आपके पी टू एन की तरफ जाते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, और डिफ्यूजन के कारण क्या आता है, यहाँ पर डिफ्यूजन करंट आपका जनरेट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन अलग होती है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक आपका नेगेटिव चार्ज होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी राइट है। सांद्रता प्रवणता के कारण आवेश वाहकों की गति विसरण धारा का यहाँ पर निर्माण करती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, व्हेन इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम एन टू पी साइड इट लीव्स बिहाइंड ए नेगेटिव चार्ज आयनाइज्ड डोनर ऑन एन साइड। जब इलेक्ट्रॉन एन से पी की ओर विस्तृत होते हैं तो एन साइड पर एक ऋणात्मक आवेश आयनित दाता को पीछे छोड़ देता है। ये आपका गलत हो जाएगा। जब आपका इलेक्ट्रॉन एन टू पी साइड में जाएगा तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज डोनर आपका बचता है। आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज डोनर की यहाँ पर लेयर। ठीक है, एन साइड की तरफ पॉजिटिव चार्ज की आपको लेयर देखने को मिलेगी और पी साइड की तरफ आपको नेगेटिव चार्ज की यहाँ पर लेयर देखने को मिलती है। तो ये आपकी गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है, एन साइड पर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट है, ए पॉजिटिव स्पेस रीजन इज डेवलप्ड ऑन एन साइड ऑन द जंक्शन डायोड ड्यू टू आयनाइज्ड डोनर एटम। आयनाइज्ड डोनर एटम के कारण एन साइड की तरफ यहाँ पर पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन आपका बन जाता है, बिल्कुल बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर गलत हो जाती है। ठीक है, और इस रीजन को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन बोलने का काम यहाँ पर करते हैं। चलिए नेक्स्ट, द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज। समतापी प्रक्रम में गैस की विशिष्ट ऊष्मा आपको यहाँ पर बतानी है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर डेल्टा टी क्या होता है, आपका 0 होता है। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला आपको हमने कई बार बताया है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एम डेल्टा टी। तो डेल्टा टी यहाँ पर क्या है, 0 है, तो नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0, तो क्यू अपॉन 0। तो किसी चीज़ के नीचे 0 आएगा तो क्या आता है आपका इनफाइनाइट। ठीक है, तो इनफाइनाइट हीट लगता है टेम्परेचर को चेंज ना करने के लिए यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट आपको यहाँ पर रहेगा अनंत। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रॉन इज इनकरेक्ट। इलेक्ट्रॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको यहाँ पर बताना है। फर्स्ट दे रखा है, इट इज ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। यह एक ऋणावेशित कण है, बिल्कुल है, नेगेटिवली चार्ज आपका रहता है। फर्स्ट स्टेटमेंट राइट रहेगी आपकी। नेक्स्ट दे रखा है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये स्टेटमेंट आपकी पूरी तरह से गलत हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन का मास आपका बहुत छोटा होता है।
ठीक है, एज कंपेयर टू न्यूट्रॉन। तो ये गलत स्टेटमेंट है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, ये गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट दे रखा, इट इज ए बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम्स, ये सभी परमाणु का एक मूल घटक है। बिल्कुल सही है। हर एटम्स में आपको क्या देखने को मिलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इट इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ कैथोड रेज, ये कैथोड किरणों का एक घटक है, ये भी बिल्कुल सही है। कैथोड रेज के अंदर एक्चुअल में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल गलत रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ए एंड बी आर +2.37 एंड +1.66 वोल्ट इन केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर ऑप्शंस में बोल रखा है कौन किसको रिप्लेस करेगा या नहीं करेगा। ए एंड बी के ऑक्सीकरण विभव क्रम से +2.37 और +1.66 वोल्ट है। रासायनिक अभिक्रिया में बताना है इनमें से क्या आपका यहाँ पर रहेगा। तो रूल ऑफ रिप्लेसमेंट क्या होता है? जिसका हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, दूसरे को वो क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कर देगा, दूसरे सब्सटेंस को यहां पर क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। अब यहां पर ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है? ए का है, तो ए का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है बी से, तो बी को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करके इसको रिप्लेस कर देगा, तो ए विल रिप्लेस बी, ए बी को यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देगा। क्या मैंने यहाँ पर बोला? जिस सब्सटेंस का हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो आपका स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, दूसरे सब्सटेंस को यहाँ पर ऑक्सीडाइज कर देगा। ए का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एज कंपेयर टू बी आपका ज़्यादा है, तो बी को ऑक्सीडाइज करके उसे रिप्लेस करेगा। चलिए नेक्स्ट, आयरन कोबाल्ट निक्ल गैडोलिनियम, लोहा कोबाल्ट निक्ल गैडोलिनियम यहाँ पर क्या है? तो ये रहती हैं आपकी हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पर राइट रहेगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दी जाए तो मैग्नेटाइजेशन उसके अंदर बना रहता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अपना मैग्नेटिज्म मेंटेन रखते हैं, ठीक है। इस प्रकार के जो सब्सटेंस है उनको हम हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलने का काम यहाँ पर करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर रहेंगे आपके आयरन, कोबाल्ट, निकिल, गैडोलिनियम। और ये जो सब्सटेंस हैं ये परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए आपके यूज में लाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया फॉर मेकिंग ऑर्नामेंटल गोल्ड वी यूज 22 कैरेट गोल्ड, दिस इज एन अलॉय ऑफ। भारत में सजावटी सोना बनाने के लिए हम 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल करते हैं, ये किसका मिश्र धातु ये आपको बताना है। तो 22 कैरेट गोल्ड जो आपका इस्तेमाल किया जाता है ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, इसके अंदर आपको यहाँ पर 22 पार्ट तो गोल्ड का देखने को मिलता है, प्लस में 2 पार्ट यहाँ पर आपको कॉपर के देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ये आपके ऑर्नामेंट्स के अंदर यूज में लाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि 24 कैरेट गोल्ड क्या होता है आपका? बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो 22 कैरेट गोल्ड आपको ऑर्नामेंट्स के अंदर यूज में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रेट एक्सप्रेशन गिवन बिलो कैलकुलेट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नीचे दिए गए वेग व्यंजक के लिए अभिक्रिया के समग्र क्रम की आपको गणना करनी है। रेट आपको यहां पर दे रखा है, ठीक है। तो यहां पर आपको ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है? सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। यहां पर कितने कितने रखे? -2 पावर्स, यहाँ पर बी की कंसंट्रेशन 5/2, तो दोनों को यहाँ पर ऐड कर देना है, बस कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में पहले भी बता चुके हैं। तो -4 + 5/2, ठीक है। तो यहाँ पर 5 में से 4 गया 1, तो 1/2। ओवरऑल ऑर्डर क्या आएगा? 1/2, ठीक है। पावर्स को ऐड कर देना है ए और बी की को, तो आपको यहाँ पर ऑर्डर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22,
व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मास एंड वेवलेंथ ऑफ एनी मैटर एज पर डी ब्रोगली रिलेशन। डी ब्रोगली के संबंध के अनुसार किस पदार्थ के द्रव्यमान और तरंग दैर्घ्य के बीच में क्या संबंध है आपको बताना है। डी ब्रोगली रिलेशन क्या होता है, लैम्डा बराबर है एच अपॉन पी। ठीक है, पी यहाँ पर क्या है, मोमेंटम, एच यहाँ पर क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो एच आपका एज इट इज रखेंगे, पी इज इक्वल टू क्या होता है आपका एम वी होता है। एम क्या है मास, वी क्या है वेलोसिटी, एच क्या है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर लैम्डा आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, मास के। ठीक है, मास जब बढ़ेगा तो वेवलेंथ आपकी क्या हुई, कम होगी। दोनों क्या है आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों व्युत्क्रमानुपाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग ए पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बढ़ता है। आवर्त सारणी में जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इनमें से कौन सा यहाँ पर इंक्रीज नहीं होता है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडाइजिंग पावर आपकी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और नॉन मेटल्स जो रहती हैं आपकी तभी तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती हैं। लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडाइजिंग पावर आपकी बढ़ती है। तत्वों की ऑक्सीकरण क्षमता बाएं से दाएं आपकी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये भी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट बढ़ती है। लेफ्ट टू राइट क्यों बढ़ती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ता है, एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट यहाँ पर करते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर बढ़ती है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर नॉन मेटेलिक करेक्टर। तो लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक करेक्टर भी आपका, अधात्विक गुण भी आपका यहाँ पर बढ़ता है। अब आता है आपका रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर यहाँ पर लेफ्ट टू राइट क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तभी तो मेटल्स क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो लेफ्ट टू राइट रिड्यूसिंग पावर आपकी कम होती है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट रहेगा, ये इंक्रीज नहीं होता है लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हलवा सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। केमिकल चेंज जब होता है तो न्यू प्रोडक्ट की यहाँ पर फॉर्मेशन होती है। फिजिकल चेंज जब होता है तो न्यू प्रोडक्ट की यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं होती है। तो यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन किस में होगी, हीटिंग ऑफ आयरन में होगी, नहीं होगी। ठीक है, ओनली फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आयरन शेप चेंज होगी, नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा इसके अंदर, तो फिजिकल चेंज है। मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन ये फिजिकल चेंज है, लेकिन रस्टिंग ऑफ आयरन ये आपका एक केमिकल चेंज है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर न्यू प्रोडक्ट की आपकी यहाँ पर फॉर्मेशन होती है। आयरन ऑक्सीजन वाटर के साथ मिलकर यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन करता है, एक नए प्रोडक्ट की, जो होता है आपका रस्ट। ठीक है, Fe2O3.XH2O। ठीक है, तो न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, क्या रहेगा आपका, केमिकल चेंज। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बर्नौली इक्वेशन इज इनकरेक्ट। बर्नौली के समीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ये एक पाइप है, ठीक है, पाइप से नीचे से पानी क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ फ्लो यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका प्रेशर मान लो P1 है, यहाँ पर प्रेशर है आपका P2। तो बर्नौली इक्वेशन एक आपका रिलेशन बनाती है किस किस के बीच में, प्रेशर डिफरेंस के बीच में, काइनेटिक एनर्जी के बीच में, और आपका पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। जब वाटर ऊपर की तरफ फ्लो होगा तो इसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। जब इस हाइट पर यहाँ पर पहुँच जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो बर्नौली इक्वेशन क्या रिलेशन बनाती है यहाँ पर, किसी के बीच में, प्रेशर डिफरेंस के बीच में, काइनेटिक एनर्जी के बीच में, और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में यहाँ पर रिलेशन बनाने का काम यहाँ पर करती है। किसके द्वारा डेवलप किया गया था, एक स्विस फिजिसिस्ट थे आपके डैनियल बर्नौली। उनके द्वारा इस इक्वेशन को यहाँ पर डेवलप किया गया था 1738 के अंदर। ठीक, अब यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस दे रखी है, उन्हीं से क्वेश्चन पूछ रखा है।
फर्स्ट दे रखा है बर्नौली इक्वेशन अप्लाइज टू नॉन विस्कस फ्लूइड्स। नॉन विस्कस का मतलब क्या है? जिनकी विस्कोसिटी बिल्कुल जीरो होती है। ठीक है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपकी यहां पर रहेगी। ठीक है, नॉन विस्कस फ्लूइड के लिए बर्नौली इक्वेशन यहां पर अप्लाई होती है। बर्नौली का समीकरण केवल अश्यान शून्य श्यान तरल वाले पदार्थों पर यहां पर क्या होता है? लागू होता है। कल ही करवाया था। द फ्लूइड मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल फॉर बर्नौली थ्योरम टू होल्ड थ्रू। बर्नौली के प्रमेय के सत्य होने के लिए तरल पदार्थ आपका असंपीड्य होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जैसे आपका लिक्विड होता है, लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो लिक्विड पर क्या होगा आपका, या कोई ऐसा सब्सटेंस जो आपका इनकम्प्रेसिबल हो जैसे लिक्विड, तो उन पर आपकी बर्नौली इक्वेशन लागू होती है। गैस क्या रहती हैं आपकी? कंप्रेसिबल रहती हैं, तो वहां पर आइडियल नहीं होती है आपकी बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, गैसेस पर आइडियल नहीं होती है बर्नौली इक्वेशन, यहां पर एरर देखने को आपको मिलेगा। तो बर्नौली इक्वेशन इनकम्प्रेसिबल के लिए यहां पर लागू होती है। नेक्स्ट दे रखा है बर्नौली इक्वेशन कैन बी अप्लाई टू टर्बुलेंट और अनस्टेडी फ्लोस। बर्नौली के समीकरण को अशांत या अस्थिर प्रवाह पर लागू किया जा सकता है। गलत स्टेटमेंट रहेगी। बर्नौली इक्वेशन लागू तब होगी जब फ्लो आपका स्टडी होगा या स्टीम लाइन होगा। ठीक है, स्टडी फ्लो या स्ट्रीम लाइन फ्लो के लिए बर्नौली इक्वेशन आपकी यहां पर क्या होती है? लागू होती है। टर्बुलेंट, टर्बुलेंट का मतलब क्या है? जब फ्लो आपका डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, पानी जब रिवर उग्र रूप ले लेती है तो एक टर्बुलेंट फ्लो बन जाता है, अनस्टडी फ्लो बन जाता है आपका। चलिए नेक्स्ट आता है इलास्टिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड इज नॉट कंसिडर्ड इन बर्नौली इक्वेशन। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर हमने कहीं पर भी इलास्टिक एनर्जी का जिक्र ही नहीं किया। हमने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र किया है, तो बर्नौली इक्वेशन के अंदर इलास्टिक एनर्जी को यहाँ पर कंसीडर ही नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा कंप्लीट सेट। ठीक है, मार्क्स बताना कितने मार्क्स रहे, और स्पोर्ट दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, शेयर कीजिए ग्रुप्स के अंदर, मैक्सिमम के टेलीग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, जहाँ पर भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अपना प्यार दिखाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।